मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जी दाइन बेटा, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम स्टडी करेंगे द बाइबल एंड द साइंस। आज हम बाइबल और साइंस को स्टडी करेंगे, साइंस के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, बाइबल में से भी देखेंगे उनके बारे में। जिस तरह का आप सबको पता है कि साइंस की काफ़ी सारी डिवीजन्स हैं, उसमें से एक डिवीजन उसकी फिजिक्स और फिजिक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक ब्रांच एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी की आज हम स्टडी करेंगे, और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं स्पेस की स्टडी को। तो आज हम एस्ट्रोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट वर्ल्ड में ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद फिर हम बाइबल में से भी देखेंगे। जब हम स्टडी करते हैं ग्रेविटी की तो हमें पता चलता है कि 1687 में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर, एक बहुत ही जाने माने जो साइंटिस्ट थे, फिजिक्स थे, क्लासिकल फिजिक्स के, जिनका नाम था आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया, ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट की थ्योरी को डिस्कवर करके दुनिया के सामने प्रपोज किया। उन्होंने किया ये 1687 में अपने एक वर्क के अंदर इस चीज को पब्लिश किया, जिसका नाम था फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसका मतलब है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जिसके अंदर उन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बताया था, ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में थ्योरी लिखी थी अपनी। जब हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो हमें ग्रेविटी के बारे में पता चलता है। और जो पाकिस्तानी बच्चे मैट्रिकुलेशन में हैं, उन्होंने अपनी 9th क्लास की बुक के फिजिक्स की बुक की चैप्टर 5 में भी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। और एक स्टोरी भी उनको मिलती है आइजैक न्यूटन से रिलेटेड, कि एक दिन जब वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल उनके सर पर गिरा। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे, एक साइंटिस्ट थे, इस चीज को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि एप्पल ऐसे सीधा क्यों नीचे गिरा, गिरा क्यों है, या ऐसे उड़ता उड़ता उधर क्यों नहीं चला गया, या उड़ता उड़ता उधर क्यों नहीं चला गया, बल्कि ऐसे नीचे क्यों गिरा है। तो उन्होंने फिर जब इस चीज को एनालाइज किया तो उन्होंने इस चीज को बताया कि ये सारा कुछ ग्रेविटी की वजह से है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक बोतल है, इसको मैं ऐसे ड्रॉप करूंगी, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है बार बार, तो ये सारा कुछ ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी। आप सबको पता है हम किस प्लैनेट में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर चीज को पुल करती है, जिसकी वजह से हर चीज नीचे की तरफ गिरती है, डाउनफॉल उसका होता है, हर चीज का डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। तो इनकी जो स्टोरी थी कि उनके सर पर एप्पल गिरा, ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी। और कुछ आपकी बुक में ये लिखा था कि ये 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया, लेकिन एक्चुअली ये 1665 या 1664 में इन्होंने डिस्कवर किया, बल्कि 1687 में इस चीज को पब्लिश किया था अपने वर्क के अंदर, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंदर उन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बताया था, तो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को लिखा था, और वो 1687 में उन्होंने किया था। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं ये उन्होंने 1665 या 1664 में किया था, असल तो 1687 था। तो भी जिस कॉन्सेप्ट को आज हमने बाइबल में से देखना है, ये बहुत माइन्यूट है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में ग्रेविटी से रिलेटेड। हमारी जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, उसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि इसे राउंड ऑफ किया गया 9.8 को, लेकिन प्रीसाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ की ग्रेविटी है। लेकिन जो मून पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन है, वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। मतलब अगर अर्थ की ग्रेविटी 10 है तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मून की ग्रेविटी है। मतलब मून की ग्रेविटी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम सन की ग्रेविटी देखें तो सन की ग्रेविटी 28 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ से। अगर हम 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आता है, लेकिन चूंकि प्रीसाइज 9.8 है तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ग्रेविटी की सन पे वो है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह जब हम देखते हैं अर्थ से मून का डिस्टेंस, तो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर। और अगर हम इसे माइल्स में देखें तो ये है 2,38,855 माइल्स फ्रॉम द अर्थ, मून का डिस्टेंस। और अगर हम सन से अर्थ का डिस्टेंस देखें तो सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो है 149
9.6 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स ही अर्थ से मून सन तक का डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसे माइल्स में देखें तो ये 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है। तो ये 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसे 1 AU के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड यूनिट है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। जिस तरह आप अपनी बुक्स में भी पढ़ते होंगे कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस का किलोमीटर, वेट का या मैस का किलोग्राम, इसी तरह हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट एक प्रिसाइज यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी का कूलम, एनर्जी का जाउल, इसी तरह हर चीज का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ये 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसे 1 AU के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप सबने देख लिया कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हर चीज कैसे फ्लोट कर पा रही है। बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे है, स्पेस में है, और स्पेस के अंदर जो हमारी अर्थ है वो फ्लोट कर रही है। वो जिस तरह हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हम मून कहते हैं, वो क्यों अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से ज्यादा है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून की ग्रेविटी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसीलिए मून अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है और वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इसी तरह हमारी अर्थ की ग्रेविटी 10.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो स्टार है वो है सन। उसकी ग्रेविटी है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द फ्लोट कर पा रही है, सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रही है और स्पेस में ऐसे ही फ्लोट कर रही है। किसी भी चीज के ऊपर स्टैंड नहीं है, किसी भी पिलर वगैरह के ऊपर स्टैंड नहीं है, बल्कि अर्थ में बगैर किसी चीज के, बगैर किसी स्पॉट के फ्लोट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ये ग्रेविटी की वजह से है। और हमने कुछ ग्रेविटी के फैक्ट्स देखे, डिस्टेंसेस देखे, वैल्यूज देखी, और ये देखा कि किसने डिस्कवर किया। आइजैक न्यूटन ने कब किया? 1687 में। कहाँ किया? फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका अपनी वर्क्स में किया। और इसी तरह हमने इस चीज को एनालाइज किया। अब हम देखते हैं एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में कि एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट था। एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर भी जो लोग थे, मोर स्पेसिफिकली अभी जब हम बात करेंगे तो ग्रीक्स की करेंगे। जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स मिथोलॉजी है, जो ये मिथोलॉजिकल रिलीजन है ग्रीक्स का, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर इनकी मुख्तलिफ गॉड्स हैं, मुख्तलिफ डिएटीज हैं, मुख्तलिफ डेमी गॉड्स हैं, जिनमें से आज हम जिसका डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़्यूस। ज़्यूस का आपने नाम पहले भी सुना होगा, और ज़्यूस का जिक्र बाइबल में भी है, न्यू टेस्टामेंट के अंदर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी कि माल की किताब में मौजूद है। और दूसरा जो कि एक और ग्रीक्स का गॉड है, डिएटी है, उसका नाम है हरक्यूलिस, जिसका आपने जिक्र सुना होगा। उन्होंने अपने हर गॉड को, हर डिएटी को किसी न किसी चीज के साथ एसोसिएट किया होता है। जिस तरह भी हमने ज़्यूस का और हरक्यूलिस का पढ़ा, तो ज़्यूस को ग्रीक मिथोलॉजी में उन्होंने स्काई और हेवंस के साथ एसोसिएट किया हुआ है। और इसी तरह थंडर जो है, थंडर है और लाइटनिंग है, इसके साथ भी एसोसिएट किया हुआ है। लेकिन जो रोमन्स है ना, उन्होंने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट के अंदर ग्रीक मिथोलॉजी को अपनी मिथोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और बाज़ औक़ात आपने कुछ लिटरेरी वर्क्स के अंदर पढ़ा होगा, लिटरेचर के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड या फिलोसफी से रिलेटेड या बिब्लिकल किसी भी स्टडी में रिलेटेड आपने भी पढ़ा होगा, ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी का एक वर्ड यूज़ होता है, एक फ्रेज यूज़ होता है, ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी। वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ग्रीक्स की जो मिथोलॉजी थी वो रोमन्स ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट की थी काफ़ी ज़्यादा। ग्रीक्स भी ज़्यूस को मानते थे, उनका एक ज़्यूस को अपना एक खुदा मानते थे। और जिस तरह ग्रीक्स ने ज़्यूस को स्काई और हेवन के साथ एसोसिएट किया हुआ था, इसी तरह रोमन्स ने इसे जुपिटर प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, और ऑर्बिट्स के लिहाज से 5th नंबर पे आने वाला प्लैनेट है। उसके साथ उन्होंने ज़्यूस को एसोसिएट किया हुआ था। और बाइबल के अंदर आपको इंग्लिश में आपको जुपिटर वर्ड ही लिखा मिलेगा और उर्दू में ज़्यूस वर्ड लिखा मिलेगा। उन्होंने इसको इस चीज़ के साथ एसोसिएट किया था। इसी तरह जो हरक्यूलिस था वो ज़्यूस का बेटा था। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर इस चीज़ के बारे में लिखा गया कि हरक्यूलिस ज़्यूस का बेटा था। और रोमन्स उसे इसीलिए कहते थे सन ऑफ जुपिटर, क्योंकि रोमन्स जो थे वो ज़्यूस को जुपिटर के साथ एसोसिएट करते थे, तो उन्होंने हरक्यूलिस को टाइटल दिया सन ऑफ जुपिटर, जुपिटर का बेटा, क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा था। इसी वजह से उन्होंने हरक्यूलिस को भी स्काई और हेवंस के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट किया हुआ, क्योंकि वो सन ऑफ जुपिटर था, तो उसका भी ताल्लुक आसमान वगैरह के साथ ही है। स्पेसिफिकली उन्होंने हरक्यूलिस को पावर के साथ एसोसिएट किया था, वो बहुत ताकतवर था,
और मेनली उन्होंने उसे कॉन्स्टिलेशन के साथ एसोसिएट किया हुआ था। हरक्यूलिस को कॉन्स्टिलेशन क्या है, जिस तरह आप स्काई में स्टार्स का मुख्तलिफ पैटर्न देखते हैं और बताते हैं कि मेरा स्टार एरीज है, मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न है, मेरा स्टार स्कॉर्पियो है, लियो है, डिफरेंट स्टार्स के बारे में बताते हैं। जिस स्टार की जो ये कॉन्स्टिलेशन की स्टडी होती है इसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं वैसे तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, कॉन्स्टिलेशन है, इसके साथ उन्होंने हरक्यूलिस को एसोसिएट किया हुआ था। और जिस तरह हम स्काई में मुख्तलिफ पैटर्न्स भी देखते हैं स्टार्स के बने हुए, तो जो हरक्यूलिस और ज़्यूस था इन दोनों को एंशिएंट वर्ल्ड में, ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी में और बाकी की मिथोलॉजीज में इनके साथ आसमान और हेवंस और कॉन्स्टिलेशन और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स के साथ इनको एसोसिएट किया गया था। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे स्टार्ट में, ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रीक्स और रोमन्स और बाकी की एंशिएंट वर्ल्ड ये समझती थी कि जो हमारी अर्थ है वो इन गॉड्स ने होल्ड की हुई है स्पेस में। और हरक्यूलिस के बारे में तो एक ये मिथ है कि उसने कुछ पिलर्स बनाए थे जिसके ऊपर उसने अर्थ को होल्ड किया था, पिलर्स के ऊपर अर्थ को रखा था। और हरक्यूलिस के बारे में ये भी मिथ मौजूद है कि वो बाकी डिएटीज के साथ मिल के अर्थ को होल्ड करता था, अर्थ को स्टेबल करता था स्पेस में। और ज़्यूस के बारे में भी यही सेम मिथ थी कि वो अर्थ को स्पेस के अंदर सस्पेंड करते हैं, अर्थ को स्पेस के अंदर होल्ड करते हैं, अर्थ को स्पेस के अंदर स्टेबल करते हैं किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। जिस तरह हरक्यूलिस के बारे में ये मिथ थी कि वो उसे पिलर्स के ऊपर स्टेबल करता है या अपने हाथों वगैरह पे करता है, और ज़्यूस के बारे में भी। तो ये ग्रीको रोमन मिथोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट था। और एंशिएंट वर्ल्ड इस कॉन्सेप्ट को मानती थी कि उनकी डिएटीज अर्थ को पकड़ते हैं तो वो स्पेस में सस्पेंड कर पाने से, स्पेस में अर्थ को हैंग किया हुआ उन्होंने अपने हाथों वगैरह पे या किसी ना किसी चीज़ पे, उनकी डिएटीज ने सब कुछ किया है। लेकिन आज हम जब मॉडर्न वर्ल्ड में, तो मॉडर्न साइंस इस बात को बताती है कि ये एक फेक मिथ है, इसकी रियलिटी नहीं है। क्योंकि ये 1687 में आइजैक न्यूटन ने बताया कि ये सारा कुछ ग्रेविटी की वजह से है, और ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ना कि किसी गॉड ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, किसी डीएटी ने, किसी डेमी गॉड ने इसे अपने हाथों पे पकड़ा हुआ है, या कोई पिलर्स बनाए हुए हैं स्पेस में जिसके ऊपर अर्थ होल्डेड है। बल्कि ये सारा कुछ ग्रेविटी की वजह से कि हर चीज स्पेस में फ्लोट कर पा रही है, ये आइजैक न्यूटन ने 1687 में बताया। लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर आपने अभी जैसे देखा कि वो क्या मानते थे, अपने डिएटीज को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते थे कि वो अर्थ को होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ सकते हैं या विकिपीडिया पे ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, आपको काफ़ी बेसिक डाटा वगैरह मिल सकता है। या स्पेसिफिकली जो मैंने ग्रीक मिथोलॉजी की स्टडी की, वो एक बुक, एक पीएचडी थीसिस है एक्चुअली वो, जो कि व्लादिमीर ब्रोक की है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले एक डॉक्टरेट है बिब्लिकल हिस्ट्री में। उनकी जो पीएचडी थीसिस है उसका नाम है द एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड बिब्लिकल परसेप्शन। उसके अंदर आपको ग्रीक मिथोलॉजी से और रोमन मिथोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट और डाटा मिल जाएगा। इसी तरह बाकी जो मिथोलॉजीज थी, बाकी जो मिथोलॉजिकल रिलीजन्स है उस टाइम के अंदर, इंक्लूडिंग ग्रीक मिथोलॉजी, इजिप्शियन मिथोलॉजी, सेल्टिक मिथोलॉजी, रोमन मिथोलॉजी, बेबीलोनियन मिथोलॉजी एंड अदर मिथोलॉजिकल रिलीजन्स, दे बिलीव दैट कि उनके जो गॉड्स थे, डेमी गॉड्स थे या डिएटीज थे, वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को स्पेस में सस्पेंड करने के लिए, अर्थ को स्पेस में होल्ड करने के लिए। उन्होंने पिलर्स वगैरह बनाए अपने हाथों पे सस्पेंड करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा चैनल तो एक बिब्लिकल चैनल है, लेकिन आज हम इस पे साइंस की क्यों स्टडी कर रहे हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। जिसको इस पार्ट में हमने सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट को देखा कि वो क्या बिलीव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि असल में इसको बताने का क्या मकसद था, तो नेक्स्ट पार्ट को से देखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।